वेलकम एवरीवन टू जीपीएस ग्लोबल पल्स विद शुभम शर्मा। ये पीछे मेरे जो आप दो इमेजेस देख रहे हैं, ये ब्लरी सी इमेजेस, ये बड़ी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियर एयरक्राफ्ट की है। कहां से ली गई है? चीन से ली गई है। ये कोई मामूली एयरक्राफ्ट नहीं है कि डिजाइन अलग सी है, बिकॉज ये एयरक्राफ्ट है 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट। जब चाइना ने कुछ महीनों पहले ये दो प्रोटोटाइप अनवील करे थे, एक भी नहीं दो प्रोटोटाइप्स, तो पूरी दुनिया के अंदर हाहाकार मच गया था कि देखिए चीन की प्रगति, देखिए प्रोग्रेस, देखिए उसने तो अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। और ये बड़ा टेंशन देने वाली चीज थी अमेरिका के लिए कि आपका जो चाइना नियर पियर मिलिट्री कंपेटिटर था, जो आपका एडवांटेज है सबसे बड़ा मिलिट्री के अंदर, उसको भी चाइना खत्म करते हुए जा रहा है। चाहे वो नेवी के अंदर तो कर ही दिया लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग बनाकर, उसी तरीके से इन्होंने 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के अंदर ही कर ही दिया था। लेकिन कहानी के अंदर एक बड़ा ट्विस्ट आया है। ट्विस्ट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप यहां पर कह रहे हैं कि देखिए ये मुस्कुराता हुआ चेहरा, चिंता की कोई बात नहीं है, सब चंगा सी। लोगों ने कहा कि चाइना तो बेसिकली इतना कुछ कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं? तो बोले देखिए तो सही, ये इतना बड़ा हम लोगों ने एक नया फाइटर जेट ही बना दिया जिसका नाम है F-47। ये एक नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस वाला एक न्यूएस्ट 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। और ये F-47 जो इतना एडवांस फाइटर जेट है, ये अमेरिका के करंटली सबसे पावरफुल 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट F-35 को रिप्लेस करने जा रहा है। ये रिप्लेसमेंट एक बहुत बड़ा रिप्लेसमेंट होगा, बिकॉज टेक्नोलॉजिकल लीप ली है। जनरेशन सिर्फ फर्जी नाम से नहीं लगाया जाता, इसके अंदर एडवांस सेंसर्स, एवियोनिक्स, इंजन सब कुछ चेंज होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके बहुत सारी चीजें इनकॉर्पोरेट होगी। साथ ही के अंदर अमेरिका ने इंपॉर्टेंटली जानकारी दी। अमेरिका तो नहीं देता, लेकिन बड़बोले राष्ट्रपति ने क्या कहा? F-47 जो है कितने टाइम से उड़ रहा था? 5 साल से ज्यादा से ये एक्टिव सर्विस के अंदर उड़ रहा था। इसके बाद बोला कि सबसे लीगल एयरक्राफ्ट दुनिया के अंदर आज तक यही बनाया गया है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। इंपॉर्टेंटली इशारा था चीन की तरफ कि भले ही तुम कितने ज्यादा आगे निकलने की कोशिश कर रहे हो, बट अमेरिका ऐसे ही टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं उसके पास अभी भी दिखाने के लिए। और यहां पर अगर कोई पूछता है कि सर इसकी डिजाइन कैसी है, तो डिजाइन भैया क्लासिफाइड है, एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट से कम नहीं है, क्लोजली गार्डेड सीक्रेट है, और ये रियलिटी है। लेकिन उसके बावजूद जो आपके एयरफोर्स के चीफ है जनरल डेविड एल्विन, वो कहते हैं कि कुल मिला के हमने फोकस करा है कि इसकी रेंज काफी ज्यादा होगी। मतलब क्या है, कहां यूज होंगे? इंडो पैसिफिक। आपके गुआम बेस से, हवाई बेस से तो उड़ेंगे नहीं, आपके गुआम बेस से अगर चाइना के ऊपर अटैक करना है, ताइवान को डिफेंड करना है, तो आपको लॉन्गर रेंज करना पड़ेगा। दूसरी चीज उन्होंने बोली कि एडवांस्ड एवियोनिक्स और फ्रेमवर्क्स होंगे, साथ में इसका इंजन कैपेबिलिटी काफी ज्यादा होगा, और कोई शक नहीं है कि और ज्यादा स्टेल्दी होगा। ऐसे कोई रेडार नहीं होगा जो इसको पकड़ पाएगा। पूरी तरीके से ये इनविजिबल रहेगा डिस्पाइट बीइंग इन द एनिमीज टेरिटरी। इतनी खास है इसकी डिजाइन। लेकिन सवाल उठता है कि सर ये F-47 नाम कैसे रखा? हमने F-35 सुना है, 16 सुना है, F-18 सुना है, ये कैसे? देखिए असलियत में इसका नाम था NGAD। NGAD का मतलब नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस। अपेरेंट रेफरेंस क्या थी कि कुल मिला के हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है, फैमिली का पूरा ग्रुप बनाना है इक्विपमेंट्स का, जो किससे लड़ सके? जो हमारे दुश्मनों से लड़ सके। और यहां पे दुश्मन कौन है? रूस और चीन। लेकिन ट्रंप चाहते थे कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जीवन भर अमर हो जाऊं, और इसमें वो सक्सेसफुल भी हुए। उन्होंने बोला मैं कौन सा राष्ट्रपति? 47वां। इसलिए F के आगे जो 47 लगा है वो दिखाता है 47th राष्ट्रपति की तरफ दिखाता है। इंपॉर्टेंटली यहां पर एक बड़ा सरप्राइज अनाउंसमेंट था। यही नहीं कि $20 बिलियन से ज्यादा बोइंग को मिले हैं। बोइंग को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उस समय दिया है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने बोइंग पर जमकर अटैक करे। बोला कि तुम्हें इतनी ज्यादा चीजें, दिक्कतें आ रही है, इतने डिलेस करते हो तुम, मेरा एयरफोर्स वन भगवान जाने तुम कभी ही दोगे। ऊपर से तुम ऐसे अपना नाम ही बदल लो कंपनी का, बड़े क्रिटिकल है इस कंपनी को लेकर। लेकिन उसके बावजूद बोइंग डटा रहा, इस प्रोग्राम के अंदर लड़ा रहा। लेकिन दिक्कतें बोइंग को हमेशा आने लग गई, मिलिट्री से ज्यादा सिविलियन उसके एयरक्राफ्ट्स के अंदर आने लग गई। 737 मैक्स जो उसका बेस्ट सेलिंग मॉडल था, ये उड़ता हुआ ताबूत बन गया। कई सारे ऐसे क्रैशेस हुए, जैसे कि लायन एयर का,
जिसने कई सारे लोगों की जान ले ली। बोइंग के जो पूरी की पूरी रेपुटेशन है वो मिट्टी में मिल चुकी थी। अब ये अवार्ड मिला है तो उससे बोइंग को काफी ज्यादा फायदा होगा। इतना ही नहीं, कई सारे दशकों से बोइंग ने लगातार यूएस की मिलिट्री के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। पीछे जो इमेज दिख रही है वो B-52 फोर्ट्रेस की दिख रही है, अमेरिकन पावर का सबसे पुराना और सबसे फेमस एयरक्राफ्ट, आपका बम्बर वाला। तो इसका काम क्या होता है कि दुश्मन को नेस्ता नाबूद कर देना, पूरी तरीके से सिटीज फ्लैट कर देना। ये सब किसने बनाए? बोइंग ने। इतना ही नहीं, F-18 सुपर हॉर्नेट से लेके F-15EX ईगल भी बोइंग ने बनाए। अगर F-35 लाइटनिंग 2 प्रोजेक्ट सेलेक्ट नहीं होता तो आपको उसकी जगह बोइंग का मॉडल ही दिखता। सवाल उठता है कि सर, लेकिन इसके बावजूद लोग इसकी बुराई क्यों कर रहे हैं कि बोइंग को पैसा दे रहे हो? बुराई इसलिए लोगों ने कहा है कि जब स्टेल्थ बॉम्बर्स बना रहे हो तो इतने ज्यादा नए एयरक्राफ्ट की क्या जरूरत? उसके अंदर भी इतने ज्यादा हार्डकोर एवियोनिक्स वगैरह है, आपको क्या जरूरत है? दूसरा, उन्होंने बोला कि जब दुनिया में अब ड्रोन और स्पेस वॉरफेयर आ गया है, एक नई क्रांति से कम नहीं है। $2000 का ड्रोन $20 मिलियन की शिप को डुबो सकता है, इतनी ताकत है। तो ऐसे में तो इतने बड़े बड़े जो एयरक्राफ्ट होंगे वो सिटिंग डक्स होंगे, तो आप इतना ज्यादा पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? और $20 बिलियन तो अभी शुरुआती रकम दी है, आपको $100 बिलियन से ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे कम से कम आने वाले कुछ सालों के अंदर। लेकिन इसके साथ साथ हम कुछ और इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट की बात कर लेते हैं। F-35 लाइटनिंग 2 जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने इंडिया को ऑफर करा था, बड़ा शानदार एयरक्राफ्ट है, अपने स्टेल्दी वर्जन के लिए जाना जाता है। कुल मिला के 1000 से ज्यादा डिलीवर हो गए। जापान से लेके, इटली से लेके, जर्मनी, पोलैंड, इन सब ने F-35 ऑर्डर करे ताकि नेटो कंट्रीज की इंटर ऑपरेटेबिलिटी बढ़ जाए। बड़ा महंगा भी है, $100 मिलियन इसका मिनिमम दाम रहता है, और वर्जन जो इसका अलग अलग है, जितना आप कस्टमाइजेशन कराएंगे उतना ज्यादा महंगा ही पड़ता जाता है। कुल मिला के 2500 से ज्यादा और F-35 के अलग अलग वेरिएंट्स के ऑर्डर दे रखे हैं सिर्फ यूएस आर्म्ड फोर्सेस के अंदर। ये दिखाता है कि कितना ज्यादा इसने अपनी डीप पूरी की पूरी स्ट्रेंथ बना रखी है। लेकिन इतना ही नहीं, सेकंड इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट जो बहुत कम सुनते हैं आप लेकिन उतना ही ज्यादा शानदार है, वो F-22 है। ये F-22 फर्स्ट शॉट फर्स्ट किल कैपेबिलिटी का है, एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए जाना जाता है। प्राइमरली इसे बनाया ही इसलिए है ताकि सोवियत्स को दूर रख सके, रशियंस को अपनी अलास्कन बॉर्डर से दूर रख सके, एयर डोमिनेंस के लिए बनाया गया है। 2005 के अंदर ये सर्विस के अंदर आता है। यूके जो सबसे प्यारा पार्टनर है यूएसए का, उससे तक मना कर दिया अमेरिका ने कि तुम्हें भी मैं ये नहीं बेचूंगा, ये एक्सक्लूसिव है, ये मैं ही रखूंगा। हाईएस्ट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन है, 200 से 300 ही इसकी करीब संख्या इन लोगों ने ली है। आगे देखते हैं एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसके बारे में आप बहुत सुनते हुए आए हैं लेकिन दुनिया में बिका भी इतना ज्यादा है। 4500 से ज्यादा इसके मॉडल्स अभी तक मल्टीपल कंट्रीज में ऑपरेट कर रहे हैं। कहां कहां? आसानी से सुनते हैं आप, पड़ोसी देश पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा यूक्रेन के अंदर भी ये पहली बार एयर टू एयर कॉम्बैट देख रहे हैं, जहां पर रशियन मिसाइल्स और ड्रोन्स को ये शूट डाउन करने के अंदर मदद कर रहे हैं। इसी F-16 को अमेरिका कुछ साल पहले तक बेचने की कोशिश कर रहा था। इंडिया ने कहा देखो हम स्वावलंबी है, हम में भी सम्मान है, हम कूड़ा कचरा नहीं खरीदेंगे। पाकिस्तान को इसकी हर कमी पता है, दुश्मन को जिस चीज की कमी पता है आप हमें उसे ही वही बेच रहे हो, फायदा कुछ नहीं है। इंडिया ने साफ कहा ये डील नहीं होगी। और लास्ट में सवाल उठता है कि इतने ज्यादा इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्यों कर रहा है यूएसए? 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत ही क्या पड़ी? पीछे देखिए, ये है प्लान, पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवल फोर्सेस। इतनी जल्दी रैपिडली बढ़ते जा रहे हैं कि दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी संख्या के अनुसार आर्म्ड फोर्सेस भी है और साथ में नेवल कैपेसिटी भी है। तो इतना जल्दी तरीके से जब चाइना मिलिटराइजेशन पे उतर गया है, साउथ चाइना सी पे वो कब्जा करने लग गया है, तो ऑटोमेटिकली कई तरह की समस्याएं यूएस फेस कर रहा है। इसलिए उसे अपने टेक्नोलॉजिकल लीप को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप नहीं करोगे तो ड्रैगन इज ब्रीदिंग डाउन योर नेक और आप अगले वॉर के अंदर हार जाओगे। और अमेरिका किसी तरह से नहीं चाहता। बाकी कंट्रीज भी कोशिश कर रही है कि 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाया जाए। इसके अंदर जैसे कि ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम है जिसको मिलकर बना रहे हैं कंट्रीज लाइक इटली और यूके, जापान भी मिला हुआ है, साथ में स्वीडन मिला हुआ है। एक और इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो यूरोप बना रहा है उसका नाम है कि फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम
फ्रांस और जर्मनी और स्पेन मिलकर बना रहे हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर इस टेक्नोलॉजी को हार्नेस करने के लिए, फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्लेम करने के लिए कंपटीशन चल रहा है। सुनने में बड़ा दुख होता है, लेकिन सच बात तो यह है कि जब पड़ोसी देश बहुत जल्दी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट लेकर आ रहा है, उस टाइम तो हम राफेल 4.5 जनरेशन से ही काम चला रहे हैं, जो हमारे डिफेंस के लिए अच्छा नहीं है। कड़े कदम लेने पड़ेंगे, हमारे खुद के डोमेस्टिक प्रोग्राम्स को आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करने पड़ेंगे। अगर आपको एक विकसित भारत और सशक्त भारत देखना है, अगर आपको देखना है कि हम चीन से भी आंख से आंख मिलाकर बात कर सके, तो जरूरी है कि ऐसी टेक्नोलॉजीज हमारे खुद के घर में बननी चाहिए, ताकि फायदा मिले हमें इन सारी चीजों का।